सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की फांसी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर। माता पिता ने कहा न्याय की आस पूरी। दक्षिण एशिया सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया क्षेत्रीय सहयोग में ऐतिहासिक क्षण। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की फिर से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संसद को महाभियोग प्रक्रिया रोकने का निर्देश। पाकिस्तान में पनामा लीक केस जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित, नवाज शरीफ और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार की करेगा जांच, 60 दिनों के अंदर सौंपेगी रिपोर्ट। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में शिव थापा और सुमित सांगवान, विकास कृष्णन को कांस्य पदक। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड से मुकाबला आज। पूरे देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों को फांसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना और कहा कि दोषियों को राहत नहीं दी जा सकती। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है। निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। दोषी मुकेश, विनय, अक्षय और पवन की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ किया कि इस जघन्य अपराध में सजा कम नहीं की जा सकती। मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गईं। फैसले के दौरान निर्भया के माता पिता कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब वो चैन की नींद सो सकेंगे। हम बहुत खुश हैं इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुनी, हमारे निर्भया के दर्द को समझा और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को न्याय दिया। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में बलात्कार हुआ था। निचली अदालत ने 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई थी। इसमें से एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। एक और दोषी नाबालिग होने के कारण 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के लिए फांसी का रास्ता साफ हो गया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और इस फैसले को एक डेटरेंट के रूप में देखा जाएगा। साथ ही साथ भविष्य में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी ये फैसला एक मजबूत हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन सुधांशु के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और आइए सुनते हैं कि इस मामले पर सरकार और राजनीतिक दलों का क्या कहना है। देश की अपेक्षा थी। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि भारत के कानून में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आज कोर्ट ने निर्णय किया है। मैं इससे खुद बहुत ही सुकून महसूस करता हूं। ये बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित ही ये महिला सुरक्षा के लिए एक अहम फैसला साबित होगा इस देश में। ये ऐसे केस हैं, ऐसे घनौना, ऐसे बर्बर ये अत्याचार और केस हुआ है कि सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना ही चाहिए। और देश की बहुत सारी निर्भयाएं हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो 15-15, 20-20 साल से अलग अलग कोर्टों में जिनके केसेस फंसे हुए हैं। सारे केसेस को इसी तरीके से एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से अब डील करना चाहिए। बहुत सीखना चाहिए। ये जो घटना हुआ, फांसी हुआ, उससे लोगों को सबक सीखना चाहिए, मिलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किसी को बहना बेटी को इस तरह का नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर राज्यपाल एनएन वोहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर घाटी की स्थिति और शांति उपायों पर चर्चा की। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी की सुरक्षा हालात की जानकारी दी।
राज्यपाल ने कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में जारी अशांति और जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उधर पुलिस ने पुलवामा में बैंक लूट में शामिल आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। शोपियां में गुरुवार आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। वहीं आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया। मुठभेड़ के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। As we all know, is a bit hot, and a lot of local militants, they are joining various outfits, and to bring the situation under control, this kind of operation was desirable, and it was carried out successfully. इस बीच कश्मीर घाटी में सऊदी अरब और पाकिस्तान के प्रतिबंधित टीवी चैनल्स दिखाए जाने की खबरों पर सरकार ने चिंता जताई है और जिला प्रशासन ने ऐसे केबल संचालकों पर कार्रवाई करने को कहा है। एडवाइजरी हम भेज चुके हैं। अगर कश्मीर में इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वहाँ पे जो ऑथराइज्ड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो पूरा का पूरा उनका इक्विपमेंट कन्फिस्केट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस निगाह रख रहे हैं। महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के घटनाक्रम से हालात बिगड़े हैं। दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान सेना ने पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों की हत्या कर शव के साथ बर्बरता की थी। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने असम में अगले 3 महीने के लिए आफ्स्पा लगा दिया है। साथ ही राज्य को अगले 3 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्य में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB जैसे समूह हिंसा फैला रहे हैं। असम के अलावा मेघालय के कुछ इलाकों को अशांत घोषित किया गया है और इन इलाकों में भी 3 मई से 3 महीने के लिए आफ्स्पा लगाया गया है। वहीं एक दूसरे गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप चांगलांग और लोंगडिंग को भी अगले 3 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक 2016 में असम में हिंसा की 75 वारदातें हुई हैं, जिसमें 33 लोग मारे गए। इनमें 4 सुरक्षाकर्मी हैं और 14 लोग वो थे जिन्हें अगवा किया गया था। इसके अलावा राज्य में 2017 में हिंसा की 9 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 4 लोग मारे गए। इन वारदातों को उल्फा और NDFB ने अंजाम दिया। इसरो ने कल दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का सफल परीक्षण करके सार्क देशों को अंतरिक्ष क्षेत्र में तोहफा दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रह के जरिए संचार, बैंकिंग, शिक्षा, सटीक मौसम जानकारी और संसाधनों के आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जो सार्क देशों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F9 रॉकेट ने आसमान में उड़ान भरी। उसके कुछ देर बाद ही उसने GSAT-9 को उसकी तय कक्षा में स्थापित कर सार्क देशों को एक तोहफा दिया। The satellite operations and control will be carried out from our master control facility Hassan, and in the coming few weeks the satellite will reach its destination। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण को ऐतिहासिक क्षण बताया और इसरो की टीम को उनकी इस कामयाबी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे सार्क देशों के विकास में मदद मिलेगी। Will together achieve effective communication, better governance, better banking services, and better education in remote areas. More predictable weather forecasting and efficient resource mapping। इस ऐतिहासिक क्षण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान के शासनाध्यक्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सहयोग की नई मिसाल बताया। The world should notice South Asia is taken a giant step today towards regional cooperation, and our citizens will be much better together. The betterment of the people of South Asian region depends on fruitful engagement in various fields of cooperation between the countries of this region.
The launching of this satellite signifies India's first policy and the vision and commitment of Prime Minister Modi towards the development and prosperity of the South Asia region. दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का वजन 2230 किलो है। इसमें 12 क्यू बैंड के ट्रांसपोर्टर लगे हैं। इस पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उपग्रह 12 साल तक सेवाएं देगा। इससे टेली कम्युनिकेशन, आपदा प्रबंधन, डीटीएच, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं मिलेंगी। ये उपग्रह पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसका फायदा पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के सार्क सम्मेलन में इसका ऐलान किया था और इसरो ने 3.25 साल की मेहनत के बाद इस मिशन को कामयाब बनाकर नया इतिहास रच दिया। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डूबे कर्ज से निपटने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई बैंकों को कर्ज वसूली के लिए जरूरी निर्देश दे सकेगा। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि नए उपायों से कर्ज संकट से निपटा जा सकेगा। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया है। इसका मकसद बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से पार पाना है। रिजर्व बैंक अब कर्ज वसूली नहीं होने की स्थिति में बैंकों को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकेगा। साथ ही बैंकों को फंसी संपत्तियों के समाधान के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। आरबीआई को उन क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार होगा जहां कर्ज संकट अधिक है। वहीं बैंक अधिकारियों को कर्ज पुनर्गठन की जांच से सुरक्षा मिल सकेगी। जहां जेएलएफ के रेजोल्यूशंस में वक्त लगता था और कई बार पूर्ण सहमति बैंक्स की न होने की वजह से उस प्रक्रिया को में देरी होती थी, उसके संबंध में भी आदेश जारी हो सकते हैं। ये सारा एम्पावरमेंट आरबीआई को इसके माध्यम से किया गया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि नए उपायों से कर्ज संकट से निपटा जा सकेगा। बैंक्स नेसेसरली नीड टू बी इन अ रोबस्ट पोजीशन टू सपोर्ट ग्रोथ. And if the banks have an unacceptably high level of non-performing assets, this hinders their capacity. बैंकों का कर्ज संकट 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। इसमें से काफी कर्ज बिजली, इस्पात, सड़क परियोजनाओं और कपड़ा क्षेत्र में फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से विदेशी चंदे का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय ने पूछा है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी चंदे का स्रोत क्या है। गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता नियमन कानून के तहत ये जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक ये राजनीतिक पार्टियों से पूछे जाने वाले नियमित सवालों का हिस्सा है। मंत्रालय ने साफ किया है कि ये कारण दिखाओ नोटिस नहीं है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के जवाब के बाद फैसला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने नया सेक्युलर मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इटावा में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद घोषणा की। शिवपाल के मुताबिक मुलायम सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। शिवपाल ने कहा कि मोर्चा सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मोर्चे का काम क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा या नहीं, या फिर सभी समाजवादी धड़ों को एक करने की कोशिश करेगा। शिवपाल ने बीते दिनों अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने और मुलायम सिंह यादव को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। सामाजिक न्याय के लिए मोर्चा बनेगा और नेताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। सरकार का लक्ष्य उज्ज्वला योजना के तहत 3 साल में 10 करोड़ गरीब तबके के लोगों को एलपीजी कनेक्शन देने का है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को बीपीएल कैटेगरी के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। उज्ज्वला योजना को 1 साल पूरे हो गए हैं। 5 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 3 साल में गैस कनेक्शन लेने वालों की संख्या में लगभग 10% का इजाफा दर्ज किया गया है। योजना का लाभ साल 2011 में किए गए सामाजिक आर्थिक गणना के तहत चिन्हित गरीबों को देने का प्रावधान किया गया है।
2 करोड़ उज्ज्वला और 1 करोड़ 25 लाख एपीएल कनेक्शन जो बाजार की व्यवस्था में उन्होंने लिया है, इसे 3 करोड़ 25 लाख नया एलपीजी कनेक्शन 2016-17 में गांवों में और शहरों में पहुंची है। यह आजाद भारत में इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल ईयर में एलपीजी कनेक्शन पहुंचना दिस इज हाईएस्ट। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। विमान में हंगामा करने पर अब 2 साल या ज्यादा वक्त के लिए हवाई सेवा पर पाबंदी लग सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नो फ्लाइट लिस्ट का मसौदा जारी किया है। इसमें बुरे व्यवहार की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार 1 जुलाई से हवाई टिकट बुक कराने के लिए आधार समेत किसी पहचान पत्र को जरूरी बनाने पर भी विचार कर रही है। हवाई यात्रा के दौरान बुरा बर्ताव करने वालों पर अब सख्ती होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नए नियमों का मसौदा जारी किया गया। इसका उल्लंघन करने वाले यात्रियों का नाम अब नो फ्लाई लिस्ट में शामिल होगा और वो टिकट भी बुक नहीं करा सकेंगे। National no-fly list where we've identified individuals that because of their unruly and disruptive behavior are jeopardizing airline safety will in fact be quite unique, and India is blazing a new trail in this regard. लिस्ट की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में धमकी देना शामिल है। इसके लिए 3 महीने तक हवाई यात्रा पर पाबंदी लगेगी। दूसरी श्रेणी उन यात्रियों के लिए होगी जो मारपीट, धक्का मुक्की या यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम देंगे। इसके लिए 6 महीने का प्रतिबंध होगा। तीसरी श्रेणी में वो नागरिक शामिल होंगे जिसमें प्राणघातक हमला शामिल होगा। इसके लिए 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आरोपों पर फैसला जिला जज की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति 10 दिन में करेगी। फैसले के खिलाफ अपील के लिए भी समिति बनाई जाएगी। एयरलाइन खुद इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती, सिर्फ 10 दिन के लिए एयरलाइन उसको बैन कर सकती। 10 दिन के बाद अगर इस कमेटी का निर्णय आना ही आना है और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार होगा, और कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी वो एयरलाइन के कंट्रोल की कमेटी नहीं है, उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसमें चेयरमैन है और एक अन्य एयरलाइन का कोई अधिकारी वो उसका सदस्य है। डीजीसीए ने मसौदे पर राय मांगी है। जुलाई से नए नियमों को लागू करने की योजना है। 23 मार्च को शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद सभी एयरलाइंस ने सांसद की हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार के दखल के बाद ये मामला सुलझा था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केरल सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टीपी सेन कुमार को राज्य के डीजीपी कानून व्यवस्था के पद पर बहाल कर दिया है। ये बहाली ऐसे दिन हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस संबंध में जरूरी फाइलों पर हस्ताक्षर किए और सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। अदालत ने 24 अप्रैल को सेन कुमार की बहाली के निर्देश दिए थे और कहा था कि एलडीएफ सरकार ने अनुचित और एक पक्षीय तरीके से उनका तबादला किया। भारत सरकार देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के इरादे से समन्वित परिवहन पर जोर दे रही है। रेलवे भी इसी दिशा में काम कर रहा है। राजधानी में आयोजित इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रदर्शनी का इसी मुद्दे पर फोकस है। अभी भारत की लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के नाते बहुत सी दिक्कतें हैं। सरकार अब परिवहन के सभी साधनों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दे रही है। बजट के दौरान ही बुनियादी ढांचे का संपूर्ण ताना बाना परिवहन क्षेत्र के इर्द गिर्द बुना गया था। इसमें सारा जोर परिवहन ढांचे के समन्वित और संतुलित विकास पर रहा है। सड़क, पोत और जल परिवहन के साथ नागरिक विमानन क्षेत्र को और मजबूती देने का इरादा है, लेकिन रेलवे इसकी सबसे मजबूत कड़ी है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल जो ट्रांसपोर्ट मीन्स है, उससे करने से जो फ़ायदा होगा कंट्री को और इन्वायरमेंट को, वो लॉजिस्टिक टर्म्स में 4 से 5% का फ़ायदा होगा।
उसी का एक सैंपल है ये कि एक साथ हम लोगों ने सारी ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है एक साथ एक फ्रंट पे आई है। भारतीय रेल यात्री सुरक्षा समेत क्षमता विकास पर काफी जोर दे रहा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी इसी के तहत किया गया। विदेशी तकनीकों की मदद से रेलवे को और मजबूत बनाने का इरादा है। जल्द ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी साकार होगा तो रेलवे की दिशा बदल सकती है। फ्रेट कॉरिडोर जो है सूरनगर से लेकर के दादरी तक है। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो दोनों जैसे ही आएगा, जो कि हमारा टारगेट है 2020 तक हम लोग उसको पूरी तरह से लेते आएंगे। सारी जो गुड्स ट्रेन चल रही है 50-50 गुड्स ट्रेन वो उसमें जाएगी। अब हमारे पास जो कैपेसिटी जो अभी ट्रेन चल रही है, अभी जो ट्रैक है उसमें जनरेट होगा, उससे हम उसमें कोचिंग ट्रेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राजधानी में आयोजित इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रदर्शनी के बहाने सरकार ने भविष्य की रणनीतियों का खुलासा किया है। अगर परिवहन के साधनों का समन्वित विकास हुआ तो बेशक रेलवे का बोझ भी कम होगा और लॉजिस्टिक लागत भी घटेगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कल एक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। 28 लोग घायल हुए हैं। आगरा में शादी से लौटते समय ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और नाले में गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चीन ने कहा है कि वो CPEC का नाम बदलकर चीन पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर रख सकता है, बशर्ते भारत इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने को तैयार हो। चीन के राजदूत ने कल दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में ये बात कही। भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए चीन के कई क्षेत्रों में समझौतों की भी पेशकश की है। इसमें आपसी सहयोग, मुक्त व्यापार समझौता, सीमा मामले के जल्द समाधान और भारत के एक्ट ईस्ट को चीन के वन बेल्ट वन रोड के साथ जोड़ने का सुझाव शामिल है। Every country have their own management and just respect that management and also use the way to talk about the future cooperation. And there's no any problem for us. And also related to trade deficit. Some guys, some Germans just talk regarding the trade deficit, about border deficit. This deficit is not a trust deficit. चीन के राजदूत ने NSG और मसूद अजहर के मामले पर पुराना रुख बरकरार रखते हुए कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो चीन कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने को तैयार है। हालांकि भारत पहले ही कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार कर चुका है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को फिर बहाल कर दिया है। साथ ही संसद को महाभियोग की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फौरन बाद जस्टिस सुशीला कार्की ने फिर कार्यभार संभाल लिया। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को निलंबित कर दिया गया था। नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल 2 बड़े दलों ने महिला मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किया था। राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की पर पक्षपातपूर्ण फैसले देने और कार्यपालिका में न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। 64 साल की सुशीला कार्की को अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वो इसी साल जून में रिटायर होने वाली हैं। पाकिस्तान में पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए कल 6 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन कर दिया गया। JIT का गठन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया है। JIT 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करेगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर उसे और समय दिया जा सकता है। न्यायालय ने संघीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक वाजिद जिया को JIT का प्रमुख नियुक्त किया है। बीते 20 अप्रैल के अपने आदेश में अदालत ने पनामा मामले की जांच के लिए JIT के गठन का आदेश दिया था। नवाज शरीफ को राहत देते हुए अदालत ने कहा था कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं है कि उनको पद से हटाया जाए। इधर एक दूसरे मामले में पाकिस्तानी पुलिस ने कथित तौर पर सेना के खिलाफ लोगों को उकसाने और नफरत फैलाने के मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवाज शरीफ के खिलाफ बुधवार को इश्तियाक अहमद मिर्जा नाम के एडवोकेट ने रावलपिंडी के सिविल लाइंस पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार गोलीबारी के कारण तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को सीमा पर संदेहास्पद आवाजाही के कारण अफगानिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 9 लोग मारे गए और 45 घायल हुए हैं।
पाकिस्तान का कहना है कि वो लोग पाकिस्तान में चल रहे जनगणना के काम से जुड़े हुए थे। चमन इलाके में आतंकवादियों का भी आना जाना बना रहता है और समझा जाता है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने उसी वजह से गोलियां चलाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने अफगानिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बात खेलों की। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाज शिव थापा और सुमित सांगवान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। शिव ने शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में मंगोलिया के दोरजनम यामबुंग ओटगोंडलाई को हराया। शिव थापा का फाइनल मुकाबला उज्बेकिस्तान के एलनूर अब्दुरैमोव से होगा। वहीं सुमित ने ताजिकिस्तान के जाखून कुर्बोनोव को शिकस्त दी। फाइनल में सुमित का मुकाबला कजाकिस्तान के लेविट वास्लिये से होगा। उधर विकास कृष्णन को मिडिल वेट में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट के खिताबी दौर से बाहर हो गया है। भारत को मेजबान टीम मलेशिया ने 0-1 से हरा दिया। मलेशिया ने पहली बार टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मलेशिया के लिए मैच का एकमात्र गोल खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले वित्र सारी ने किया। ये गोल पेनल्टी कॉर्नर पर हुआ। अब भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कांस्य पदक के लिए खेलेगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच होगा। Touch of the game and it's pushed wide and Malaysia get the goal of the game. Shahril Saba's first goal of Aslan Shah. और अब आखिर में हेडलाइंस। निर्भया के गैंगरेप मामले में दोषियों की फांसी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर। माता पिता ने कहा न्याय की आस पूरी। दक्षिण एशिया सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया क्षेत्रीय सहयोग में ऐतिहासिक क्षण। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की फिर बहाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संसद को महाभियोग प्रक्रिया रोकने का निर्देश। पाकिस्तान में पनामा लीक केस जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित। नवाज शरीफ और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार की करेगा जांच। 60 दिनों के अंदर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। और एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में शिव थापा और सुमित सांगवान, विकास कृष्णन को कांस्य पदक। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड से मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।